ऑलराइट बेटा, तो कल के लेक्चर में हमने किसी भी स्फेरिकल शेल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरह से कैलकुलेट की जाती है उसके बारे में पढ़ा था। आज की क्लास में हम ये देखेंगे कि अगर वो स्फेरिकल शेल की बजाय कोई सॉलिड स्फीयर हो, उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकाली जाती है। ठीक है, तो बात एकदम सेम होएगी जो हमने पिछले लेक्चर में की थी, फंडास उसी प्रकार से हम लगाएंगे। तो देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ शेल एज वेल एज सॉलिड स्फीयर, ये दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट हैं आपके एग्जाम के लिए। मतलब कभी शेल वाला आ जाता है, कभी सॉलिड स्फीयर वाला आ जाता है। मतलब ऐसा नहीं हम बोल सकते कि ये ज़्यादा है ये कम है, दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट है। आपको न्यूमेरिकल बनाने के लिए ना हर चीज़ में पक्का होना है। ठीक है, कंसेप्ट एक एक जो भी मैं यहाँ पर बता रहा हूँ सबको अपने दिमाग में सेटल करना है, फिर ही न्यूमेरिकल के अंदर आप करेक्ट अप्रोच लगा पाएंगे। ठीक है, तो शेल के अंदर हमने बेसिकली सीखा क्या था। शेल के अंदर हमने ये सीखा था कि अगर कोई भी स्फेरिकल शेल है, जनरली कंडक्टर की हुआ करती है, इसके ऊपर जब भी कभी भी बेटा आप चार्ज प्रोवाइड करते हो, ठीक है, तो इस चार्ज के कारण जब आप किसी आउटसाइड पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हो, मान लो वो आउटसाइड पॉइंट किसी स्मॉल आर के डिस्टेंस पर है, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर। ये जो Q चार्ज है इसमें बेटा कंफ्यूज नहीं होना, ये Q चार्ज वही चार्ज है जो आपने इस पूरे के पूरे स्फीयर को दिया है, और हम ऐसा मानकर चलते हैं कि ये पूरा का पूरा जो चार्ज है ये कहां पर कंसंट्रेटेड है, सेंटर पे कंसंट्रेटेड है। बात समझ में लगती है। अब इसी प्रकार अगर आप इस डिस्टेंस को कम करके यहां पर आ जाते हो तो डिस्टेंस कम होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, ज्यादा होगी। अगर आप डिस्टेंस को और कम कर देते हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड और ज्यादा हो जाएगी। तो इसके अंदर हमने एक रूल बनाया। वो क्या रूल बनाया कि जब हम आउटसाइड वाले पॉइंट की बात करते हैं ना, तो तब डिस्टेंस कम करने से हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, ज्यादा होती है। मतलब डिस्टेंस कम करने से इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा हो तो इसको हम क्या बोलेंगे, इनवर्स प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो हम यहां पर सिंपली ये बोलेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्स स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। ठीक है, अब प्रोपोर्शनल बोला तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लगा देंगे। ये रूल हमने यहां पर बना लिया आउटसाइड वाले पॉइंट के लिए। ठीक है, अगर कोई हमें बोले कि ऑन द सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, तो बेटा याद रखो ऑन द सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी निकाली थी हमने, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन जितना तुम्हारे इस पूरे के पूरे स्फीयर का रेडियस है। मान लो मैंने इस पूरे के पूरे स्फीयर का रेडियस कैपिटल R माना है, तो दिस विल बी कैपिटल R का स्क्वायर। समझ में लगती है बात। अब एक छोटा सा सवाल, ये पेपर वाले बहुत बारी पूछते हैं आपसे कि अगर डिस्टेंस को और कम कर दें, मतलब इस स्फीयर के अंदर ही चले जाएं, तो बेटा ध्यान रखो गॉस ने अपने रूल्स बनाकर हमें दिए हैं, तो हम कभी मार खाने वालों में से नहीं है। गॉस ने हमें ऐसा बोला है कि इनसाइड जब भी कभी भी आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हो तो ये पता करो क्या इनसाइड वाले गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज पड़ा है। अब आप सब जानते हो कि सर चार्ज तो हमने बाहर ही रखा है, अंदर तो माना है। अंदर वाला जो चार्ज है वो अजम्पशनरी चार्ज है, बाहर वाला जो चार्ज है वो एक्चुअल चार्ज है। एंड इफ देयर इज नो चार्ज इनसाइड देन देयर विल बी जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द सरफेस। तो हमने यहां पर क्या देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कितनी बनी, जीरो बनी। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी हो आउटसाइड तो उसके लिए ये फॉर्मूला, मतलब जितने भी तुम डिस्टेंस पर निकाल रहे हो उस डिस्टेंस को यहां पर भर दो। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड तुम निकाल रहे हो यहां पर, मतलब इसकी सरफेस के ऊपर, तो उसके लिए ये फॉर्मूला, मतलब जितना तुम्हारे स्फीयर का रेडियस है उस रेडियस को यहां पर भरो। और यदि आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हो इसके अंदर, तो उसके लिए एकमात्र हम टेक्निक याद रखेंगे कि इनसाइड द स्फीयर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, जीरो। अब इसका एक और सवाल, भाई आपसे वो लोग पूछेंगे कि अगर बिजली गड़क रही है तो तुम सबसे ज्यादा सेफ किधर हो, गाड़ी के अंदर हो, गाड़ी के बाहर हो, पेड़ के नीचे हो, किधर हो? तो आप सिंपली जवाब दोगे हम गाड़ी के अंदर सबसे ज्यादा सेफ हैं, क्योंकि गाड़ी की बॉडी बनी है मेटल से, और कोई भी मेटल के ऊपर अगर चार्ज आएगा तो उसकी सरफेस पे ही रह जाएगा। ठीक है, जैसे कि इसकी सरफेस पे ही सारा चार्ज रह गया, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो गई, जीरो। तो उसी प्रकार आप सबसे ज्यादा सेफ किधर होगे, गाड़ी के अंदर, क्योंकि वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, जीरो। ठीक है, ओके। पिछली क्लास में हमने ये सारी की सारी बातें कर ली थी।
आज की क्लास की शुरुआत में हमने इनको रिवाइज भी कर लिया। अब जब सॉलिड स्फीयर मैं आपको पढ़ाऊंगा ना, एकदम रिलेट करोगे, ठीक है। और जब भी कभी भी टीचर का मूड होगा वो सॉलिड स्फीयर और शेल में आपको कंफ्यूज करे तो आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होगे, ठीक है। ओके, तो इसका फटाफट से एक ग्राफ भी बना लेते हैं। देखो बेटा, मान लो मैंने इस वाले एक्सिस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड ले ली और इस वाले एक्सिस के ऊपर डिस्टेंस ले लिया, r नाम का डिस्टेंस ले लिया। लेट अस सपोज मैं सेंटर से शुरू हो गया। जैसे जैसे बेटा मैं सेंटर से बाहर को जा रहा हूं, मेरे को क्या कोई इलेक्ट्रिक फील्ड मिलती है? नहीं मिलती। तो सेंटर से, मान लो दिस इज सेंटर, सेंटर से जब जब मैं बाहर को जाऊंगा इलेक्ट्रिक फील्ड विल रिमेन 0। और मान लो जब मैं इसके सरफेस वाले पॉइंट पर पहुंचा, मतलब एक ऐसे पॉइंट पर पहुंचा जहां पर रेडियस कितना है? कैपिटल R है, ठीक है। जब मैं इसके सरफेस वाले पॉइंट पे पहुंचा तो इलेक्ट्रिक फील्ड एकदम से ज्यादा हो गई, इलेक्ट्रिक फील्ड भाई एकदम से ज्यादा हो गई। और उसके बाद जब हम बाहर गए, मतलब बाहर हर एक पॉइंट पर जैसे जैसे हम दूर जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती चली जाएगी? कम होती चली जाएगी। तो बेटा अगर आपसे कोई सवाल पूछे कि इलेक्ट्रिक फील्ड सबसे ज्यादा कहां पर थी, तो आप बोलोगे इलेक्ट्रिक फील्ड सबसे ज्यादा भाई वहां पर थी जहां पर डिस्टेंस सबसे कम था, ठीक है। जहां पर डिस्टेंस सबसे कम था। तो क्या हम यहां पर बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड सबसे ज्यादा, क्योंकि यहां पर तो डिस्टेंस 0 ही हो गया ना। यहां नहीं बोलेंगे क्योंकि यहां तो चार्ज ही नहीं पड़ा ना। हम बोलेंगे यहां पर सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड है क्योंकि यहां पर चार्ज भी पड़ा हुआ है और डिस्टेंस जितना कम से कम हो सकता है उतना भी है। तो बात बेटा एकदम अपने दिमाग में बिठाओ, ये बात बिठाने वाला टाइम हमारा चल रहा है कि जब हम सेंटर से यहां तक का डिस्टेंस ड्रॉ करते हैं ना, तो आप अपने दिमाग में ये चीज सेटल करो कि तुम डिस्टेंस कम करते जाओगे इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ती जाएगी, डिस्टेंस कम करते जाओगे इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ती जाएगी, ठीक है। इस पॉइंट तक ही तुम डिस्टेंस को कम कर सकते हो, तो तुम्हारी इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हें बढ़ाकर दिखाएगी। पर जब आप इस पॉइंट को क्रॉस करोगे वो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगी। बात समझ गए? तो तुम डिस्टेंस को केवल सरफेस तक ही कम करो तो इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हें बढ़ती हुई दिखाई पड़ेगी, पर अगर अंदर जंप किए तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0। तो बात अच्छे से दिमाग में बैठ गई। तो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम हमें दिखती है सरफेस के ऊपर। सरफेस का डिस्टेंस होता है कैपिटल R, जो हमने यहां पर इस सरफेस का रेडियस लिया है। इसके बाहर जब आप जाओगे तो तुम्हारी इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस में स्क्वायर प्रोपोर्शनल है, और स्क्वायर प्रोपोर्शनल का हम ग्राफ कुछ इस प्रकार से बनाया करते हैं। बात समझ गए? तो ये एक ग्राफ है जिसको आप याद रखना किसी भी शेल के ऊपर चार्ज देने पर, ठीक है। ओके, अब बात करते हैं नए टॉपिक की। भाई साहब मान लिया जाए अगर हमारे पास में एक स्फीयर है, मैंने इस स्फीयर को अंदर से भर दिया, मतलब इसके अंदर कोई भी इंसुलेटिंग मटेरियल मैंने भर दिया या कंडक्टर मटेरियल मैंने भर दिया। तो अगर मैंने इस स्फीयर को अंदर से भर दिया तो जितना भी चार्ज हम इसको प्रोवाइड करेंगे, जितना भी चार्ज बेटा हम इसको प्रोवाइड करेंगे वो इसके अंदर जाकर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है। बात अच्छे से समझ में लगती है? वो इसके अंदर जाकर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ओके, मान लिया जाए अगर आपको इसके कारण किसी बाहर P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, मान लो यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस है स्मॉल r और इस स्फीयर का मैंने रेडियस ले लिया कैपिटल R। अगर आपको इस पूरे के पूरे स्फीयर के कारण यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो किस प्रकार निकालेंगे? बेटा सबसे इंपॉर्टेंट बात, इस स्फीयर को देखकर ना आपको याद आनी चाहिए न्यूक्लियस की। भाई साहब न्यूक्लियस में भी तो ऐसा ही होता है, न्यूक्लियस के अंदर भी तो प्रोटॉन्स भरे होते हैं और वो जो प्रोटॉन्स भरे होते हैं वो यूनिफॉर्मली तो होते हैं डिस्ट्रीब्यूट, ठीक है। तो जैसे कि एक न्यूक्लियस है वैसा ही हमारे पास ये स्फीयर है। अगर हम इसके कारण बाहर सरफेस पर अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने में कामयाब हो गए तो मतलब न्यूक्लियस के कारण उसके बाहर, उसके अंदर और उसकी सरफेस पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के कामयाब हो गए, ठीक है। तो ये वाला जो एक्सप्रेशन है ना, ये एक्सप्रेशन इस पॉइंट ऑफ व्यू से न्यूमेरिकल्स में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। मतलब न्यूमेरिकल में आपको नहीं बोलेंगे कि सॉलिड स्फीयर है, वो आपको बोलेंगे एक न्यूक्लियस है, ठीक है। दिमाग वाला बंदा तो एज्यूम करके बैठा है, पर जिस बंदे ने सिर्फ रट्टे लगाए हैं वो स्फीयर ही ढूंढता रहेगा, ठीक है। ओके, तो सबसे पहले इजी काम करेंगे। इसके कारण मेरे को यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। मान लो मैंने जितना भी चार्ज दिया है वो सारा का सारा चार्ज Q है, ठीक है।
किसी बाहर वाले पॉइंट पर अगर तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो आउटसाइड वाले पॉइंट की इलेक्ट्रिक फील्ड का हम ऑलरेडी एक फॉर्मूला निकाल चुके हैं, दैट इज 1/4πε0 Q/r²। ठीक है, अब इसको निकालना कैसे है? ठीक है, मैं इसका प्रूफ देता हूं। देखो, वही गॉस लॉ लगाएंगे, एक बार प्रैक्टिस भी हो जाएगी। ठीक है, हम क्या मानेंगे, एक गॉसियन सरफेस है इस तरह से, इस गॉसियन सरफेस के अंदर सारा का सारा चार्ज आ गया। ठीक है, अगर इस गॉसियन सरफेस के अंदर सारा का सारा चार्ज आ गया, इस गॉसियन सरफेस के हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया की डायरेक्शन क्या होगी? सेम होगी। तुमने जितना भी चार्ज इसको दिया है, ये सारा का सारा चार्ज एक तरह से रेडियल इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहे हैं, रेडियल इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहे हैं इस तरह से। ठीक है, तो अब प्रूफ हम इसका करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया की डायरेक्शन इस पूरे के पूरे गॉसियन सरफेस के ऊपर बेटा क्या है? सेम है। ठीक है, तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया की डायरेक्शन सेम है, हम गॉस लॉ लगाएंगे। गॉस लॉ हमें क्या बोलता है? फाई किसके बराबर है? क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ E डॉट ds इज इक्वल टू Q/ε0 के बराबर है। भाई याद आता है ना, पिछले 2 लेक्चर्स में हमने यही तो बातें की हैं। गॉस लॉ कैसे लगाया जाता है, उसकी एप्लीकेशंस क्या हैं, मतलब 3600 बातें हमने सेम टू सेम ही तो कर ली। ओके, अब पहला अपना टारगेट है क्लोज्ड इंटीग्रल E डॉट ds को निकालना। ठीक है, तो बेटा क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ E डॉट ds कैसे निकलेगा? E को निकाल देंगे हम बाहर, ds क्या होगा? ds होगा छोटा सा सरफेस। कौन सा सरफेस? क्या स्फीयर का सरफेस ना, इसके गॉसियन सरफेस का सरफेस। अगर मैं इसकी गॉसियन सरफेस के सरफेस को इंटीग्रेट कर देता हूं तो वो क्या बन जाएगा? वो बन जाएगा E इंटू 4π, जितना इसका रेडियस है। भाई इसका रेडियस कभी भी कैपिटल R नहीं मानने का, स्मॉल r मानना है। ठीक है, 4π स्मॉल r का स्क्वायर। ओके, तो E इंटू 4π स्मॉल r का स्क्वायर, ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई? E इंटू क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ ds की वैल्यू आ गई। अगली बात, गॉस लॉ ने क्या बोला था कि जैसे ही तुम्हें E इंटू क्लोज्ड इंटीग्रल ds की वैल्यू मालूम पड़ जाए, उसको किसके बराबर रखो? Q/ε0 के। तो जैसे ही हमने इसको Q/ε0 के बराबर रखा तो हमारे पास E की वैल्यू कितनी निकल कर आई? Q/4π स्मॉल r का स्क्वायर इंटू ε0। ठीक है, तो यही तो मैंने बोली थी। तो पहले वाला काम एकदम सिंपल है। इस काम ने आपको बताया कि किसी भी बाहर वाले पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकाली जाती है। ठीक है, यही काम करके हमने कल भी बाहर वाले पॉइंट पर निकाली थी इलेक्ट्रिक फील्ड, पर वो किसी शेल के कारण थी। आज जो निकाली है वो किसी सॉलिड स्फीयर के कारण है, वो अंदर से भरे हुए स्फीयर के कारण है। ठीक है, अब अगला काम हम करते हैं। अगले वाले काम में मैं इस डिस्टेंस को कम करूंगा। ठीक है, इस डिस्टेंस को कम करके अगर हम इस सरफेस के ऊपर ले आए, मतलब ये मैंने निकाली है आउटसाइड पे, अगर हम इस सरफेस के ही ऊपर ले आए तो कैसे करेंगे? तो सरफेस के ही ऊपर हमें अगर कैलकुलेट करना है तो उसके लिए Q/4πε0 इसका डिस्टेंस कम करके अब हमने कितना कर दिया? जितना इसका रेडियस है बेटा इतना कर दिया। Q/4πε0 कैपिटल R का स्क्वायर। तो सरफेस के ऊपर इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो गई? Q/4πε0 कैपिटल R का स्क्वायर। ये जो 2 बातें मैंने आपको बताई ये तो कॉमन है। ठीक है, मतलब पिछली बातों में कुछ बच्चों ने इसको एनालाइज कर लिया था। ठीक है, अब जो तीसरी बात मैं आपको बताने जा रहा हूं ना बेटा, इनसाइड वाली, ये बड़ी ही शानदार बात है। ठीक है, इस बात के सिर पर ही ये वाले एक्सप्रेशन की इंपॉर्टेंस है। तीसरी वाली बात ये है कि अगर मैं इस सरफेस के अंदर जंप कर जाऊं, ठीक है, तो जब खाली स्फीयर था मतलब शेल थी तो अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी थी? 0 थी। पर अगर मैं इस सरफेस के अंदर चला जाऊं तो क्या इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है? भाई उसकी इसलिए 0 थी क्योंकि अंदर चार्ज ही नहीं था। इसके तो अंदर पूरा चार्ज भरा पड़ा है, तो बेटा इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? अब इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर अगर आप निकालना चाहते हो ना, तो कहीं पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी हो तो पहला नियम क्या है? गॉसियन सरफेस ड्रॉ करो। तो अंदर हमने गॉसियन सरफेस एक ड्रॉ की इस प्रकार, ये बन गई हमारी गॉसियन सरफेस। मान लिया जाए मैं अंदर जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी चाहता हूं उसका सेंटर से जो डिस्टेंस है
वो स्मॉल आर है। देखो बेटा, दो रूल्स हमने हमेशा सेट करके रखने हैं। तुम जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हो उसका डिस्टेंस स्मॉल आर मानना है। तुम स्फीयर का रेडियस हमेशा कैपिटल आर मानकर चलोगे। ये दो रूल्स में कभी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। तुम्हारा अगर पॉइंट बाहर है या सरफेस पर है या अंदर है, कहीं पर भी है ना, तुम उसके डिस्टेंस को सेंटर से स्मॉल आर ही मानोगे। ठीक है, तुम अपने स्फीयर के रेडियस को हमेशा कैपिटल आर ही मानोगे। ये दो चीजें कभी भी नहीं बदलनी। ठीक है, ओके। तो इनसाइड वाले की इलेक्ट्रिक फील्ड अब हम निकालने जा रहे हैं। तो बात एकदम साफ है, एकदम क्लियरली पढ़ेंगे ताकि किसी भी प्रकार की कोई कंफ्यूजन ही ना रहे किसी को। मान लो ये एक स्फीयर है, इसको आपने इस तरह से चार्ज दिया, ये है सेंटर। तुम इस P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हो जो कि अंदर है। जहां पर तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, पहला नियम मैंने आपको ऑलरेडी क्लियर कर दिया। क्या करो, इसका एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करो। ठीक है, इसको हम बोलेंगे गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर लिया। गॉट इट। ये है सेंटर वाला पॉइंट। ये जो हमने सॉलिड स्फीयर ड्रॉ किया है, ये वाला जो हमारा सॉलिड स्फीयर है, इसका सेंटर से कितना डिस्टेंस है, कैपिटल आर है। अंदर जो हमने गॉसियन सरफेस ड्रॉ की है, मान लो इसका डिस्टेंस कितना है, स्मॉल आर। रूल हमें ये बोलता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो इस P पॉइंट पर बनी होगी वो पूरी की पूरी गॉसियन सरफेस के साथ में सेम डायरेक्शन में होगी। मतलब यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन ये है, तो एरिया की डायरेक्शन भी क्या होगी, ये। यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन ये है, तो एरिया की डायरेक्शन भी क्या होगी, ये। तो मतलब एट एवरी पॉइंट ऑफ द गॉसियन सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया की डायरेक्शन क्या होगी, सेम होगी। अब इस गॉसियन सरफेस के अंदर जितना चार्ज आया होगा, ठीक है, अब भाई आप खुद समझदार हो, गॉसियन सरफेस के बाहर कुछ चार्ज रह गया, ठीक है, तो मतलब अगर पूरा का पूरा मैंने चार्ज इसके अंदर स्मॉल क्यू डाला था तो गॉसियन सरफेस के अंदर स्मॉल क्यू तो आएगा नहीं, क्योंकि ये जो बाहर बाहर चार्जेस हमारे रह गए ये माइनस भी तो होंगे। ठीक है, तो गॉसियन सरफेस के अंदर जितना चार्ज आया होगा उसको हम क्या बोलेंगे, चार्ज एनक्लोज्ड। एंड गॉस ने एकदम क्लियर किया था कि चार्ज एनक्लोज्ड ही इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है। ठीक है, तो मतलब अब अगर मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड बनानी है, निकालनी है, तो क्या लगाऊंगा, गॉस लॉ लगाऊंगा। गॉस लॉ क्या होता है, क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ E डॉट ds इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये जो Q है ये है चार्ज एनक्लोज्ड, ये है चार्ज एनक्लोज्ड। ठीक है, तो अगर बेटा Q चार्ज एनक्लोज्ड है तो हमें पहले ये चार्ज निकालना पड़ेगा कितना इस गॉसियन सरफेस के अंदर अंदर है। बात क्लियर हो गई? ओके। अब इसके अंदर एक तो हमें क्लोज्ड इंटीग्रल E डॉट ds की वैल्यू निकालनी है, दूसरा हमें चार्ज एनक्लोज्ड की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, अब स्टेप नंबर पहला हम करते हैं, हम चार्ज एनक्लोज्ड निकालते हैं। देखो, मान लिया जाए कि 1 यूनिट वॉल्यूम में, ठीक है, जितना चार्ज है वो रो है। ठीक है, लेट चार्ज एट 1 यूनिट वॉल्यूम इज इक्वल टू रो। मान लिया जाए 1 यूनिट वॉल्यूम के हिस्से में जितना चार्ज आया वो रो आया, तो इस पूरे के पूरे गॉसियन सरफेस वाले स्फीयर में कितना चार्ज होगा। ठीक है, चार्ज ऑन गॉसियन वॉल्यूम। ठीक है, मतलब पूरे गॉसियन वॉल्यूम में कितना चार्ज होगा। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, रो को मल्टीप्लाई कर दो 4/3 पाई आर क्यूब। बेटा बात समझ में लगती है, क्योंकि गॉसियन सरफेस जो है इसका जो अंदर का वॉल्यूम है वो बेटा कितना है, वो है 4/3 पाई आर क्यूब, क्योंकि किसी भी स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, तो 1 यूनिट वॉल्यूम का अगर चार्ज रो है तो 4/3 पाई आर क्यूब वाले वॉल्यूम का कितना होगा, रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, इसको एक बार ही नोट डाउन कर लो, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। 4/3 पाई आर क्यूब। ओके, तो बेटा गॉसियन वॉल्यूम के अंदर जो चार्ज था वो हमने निकाल लिया। अब हमें क्या करना है, क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ E डॉट ds कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ E डॉट ds
कैसे कैलकुलेट होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड हर एक पॉइंट ऑफ द गॉसियन सरफेस पर क्या रहेगी? सेम रहेगी, हमने ऑलरेडी देख लिया हुआ है। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड सेम रहेगी, इसको मैंने इंटेग्रल के बाहर निकाला तो E इंटू क्लोज्ड इंटेग्रल ऑफ ds इस प्रकार आ गया, ठीक है। अब ds क्या होगा? ds होगा इस गॉसियन सरफेस का सरफेस एरिया, ये बन जाएगा E इंटू 4πr², ठीक है। तो हमारे पास क्लोज्ड इंटेग्रल E डॉट ds भी आ गया, हमारे पास चार्ज की भी वैल्यू आ गई। अब बारी आ चुकी है चीज़ों को पुट करने की, ठीक है। तो इस इक्वेशन में, मतलब ये 1 वाली इक्वेशन में जिसको बोलते हैं गॉस लॉ, उसके अंदर हम सारे के सारे अपने रॉ मटेरियल को पुट करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा बन जाएगा क्लोज्ड इंटेग्रल ऑफ E डॉट ds विच इज इक्वल टू E इंटू 4πr²। ये किसके बराबर है? यह Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर है, जिसको हम बोल सकते हैं E इंटू 4πr² है। Q की जगह पर हम लिख देंगे रो इंटू 4/3 πr³ अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बात समझ में लग गई? तो बेटा यहां पर हमने पाई से कर दिया पाई को कैंसिल, r² से कर दिया इसको कैंसिल, मतलब एक r उधर रह जाएगा, एंड 4 से कर दिया 4 को कैंसिल। नो, here we have got E is equal to rho upon 3 एप्सिलॉन नॉट, साथ में आ गया एक R। देखो कितना शानदार एक्सप्रेशन बना और बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव भी है ये एक्सप्रेशन, ठीक है। इस एक्सप्रेशन के अंदर हम एक नई चीज़ सीख रहे हैं कि अगर कभी भी आप स्फीयर के अंदर जाते हो तो आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, वो डिस्टेंस की क्या हो जाती है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाती है। तो अगर बेटा आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाती है तो तुम्हारा डिस्टेंस स्फीयर के अंदर जितना बड़ा रहेगा उतनी ही इलेक्ट्रिक फील्ड बड़ी रहेगी। तो अब जरा लॉजिकली इसको हम क्लियर करते हैं। लेट अस सपोज ये हमारा एक स्फीयर है, इसके अंदर पूरे के पूरे चार्जेस भरे हुए हैं इस तरह से। अगर आप थोड़ा सा अंदर जाते हो तो तुम्हारी गॉसियन सरफेस बड़ी बनेगी, अगर आप ज़्यादा अंदर जाते हो तो तुम्हारी गॉसियन सरफेस थोड़ी सी बनेगी। गॉसियन सरफेस बड़ी बनेगी तो चार्ज भी उसमें ज़्यादा आएगा, चार्ज अगर उसमें ज़्यादा आएगा तो बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड, अब कहने की थोड़ा ना ज़रूरत है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी तो ज़्यादा ही हो जाएगी। तो हमने एक रूल अपने दिमाग में सेट कर लिया कि अगर कोई भी भरा हुआ स्फीयर है ना, उस भरे हुए स्फीयर में बाहर से अगर अंदर आने लगेंगे, मतलब बाहर से हम नज़दीक आने लगेंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस के कम होने से ज़्यादा होगी। पर जैसे ही तुम स्फीयर को क्रॉस करोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस के कम होने से कम होने लगेगी, ठीक है। तो एक चीज हमने पढ़ी ये इनसाइड वाली, ठीक है। यहां पर मैंने आपको बात बताई आउटसाइड वाली, और ये वाली बात मैंने आपको बताई सरफेस वाली। अब जब तीनों बातें हमने कर ली, मतलब इसके बाहर, इसके अंदर, इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड हमने निकाल कर देख ली। अब बारी है इसका ग्राफ ड्रॉ करने की, ठीक है। ग्राफ जब हम इसका ड्रॉ करेंगे तो उस ग्राफ में तीनों पैरामीटर्स को हम प्लॉट करेंगे, ठीक है। फटाफट से इसके ग्राफ की प्लॉटिंग हम कर देते हैं। लेट अस सपोज मैंने इस एक्सिस पर लिया डिस्टेंस, इस एक्सिस पर ली इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। जब तुम्हारा डिस्टेंस कम था, ठीक है, मतलब जीरो था, जब तुम्हारा डिस्टेंस जीरो था, मतलब एकदम सेंटर पे, तो कोई भी स्फीयर नहीं ड्रॉ हो पाया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी कितनी थी? जीरो थी। जैसे जैसे तुम अपने डिस्टेंस को बढ़ाते गए, जैसे जैसे तुम अपने डिस्टेंस को बढ़ाते गए, इलेक्ट्रिक फील्ड भी बढ़ती गई, बढ़ती गई, बढ़ती गई। एक पॉइंट ऐसा आया जब तुम डिस्टेंस को बढ़ाते बढ़ाते सरफेस पर पहुंच गए, मतलब ये तुम कैपिटल R रेडियस पर पहुंच गए। इसके बाद जब तुम और डिस्टेंस को बढ़ाओगे तो तुम किधर चले जाओगे? बाहर चले जाओगे। और बाहर जाने पर, ये हमने पढ़ा था ना आउटसाइड पर, डिस्टेंस और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या थे? इनवर्स प्रोपोर्शनल में थे, और स्क्वायर था उधर। तो इसका ग्राफ कैसा बन जाएगा? ऐसा बन जाएगा। तो बेटा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ग्राफ है। बच्चे ना शेल वाला तो ग्राफ याद रख लेते हैं और उसी को ही सॉलिड में भी लिख देते हैं, सबसे बड़ी गलती है। सॉलिड में इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होती, शेल में इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है, उसीलिए ये वाला जो रीजन है वो उसमें क्या होता है? कांस्टेंट होता है, ठीक है। फटाफट इन सभी बातों को रिकॉर्ड कर लो, इसके बाद हमें पोटेंशियल पढ़ना है। ओके, ऑलराइट बेटा, तो इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि किसी भी चार्ज के कारण
किसी भी पॉइंट पर पोटेंशियल कैसे निकाला जाता है। ठीक है, पोटेंशियल का मतलब एकदम साफ है, किसी भी चार्ज की किसी भी लोकेशन के ऊपर कितनी एनर्जी लगाई जा रही है वो हम कैसे निकालेंगे। ठीक है, एनर्जी का दूसरा नाम होता है क्षमता। ठीक है, मतलब किसी भी चार्ज की किसी भी लोकेशन के ऊपर कितनी क्षमता है, कितनी एनर्जी वो चार्ज लगा रहा है, दैट इज बेसिकली नोन एज पोटेंशियल। अब एक छोटी सी बात है, लेट अस सपोज कोई भी एक पर्सन है, ठीक है, आपको इस पर्सन की क्षमता पता करनी है, पोटेंशियल पता करना है, एनर्जी पता करनी है, तो आप मेरे को एक बात बताओ, आप इसके ऑपोजिट वर्क करोगे या इसी की ही डायरेक्शन में वर्क करोगे? क्या आप इसी की डायरेक्शन में वर्क करोगे? इसी की डायरेक्शन में वर्क को करने के बाद आपको इसकी क्षमता नहीं पता लगेगी। ठीक है, आप बस उसकी क्षमता में अपना ऐड ऑन कर रहे हो। किसी भी चीज की एनर्जी पता करने के लिए ये कंपलसरी कंडीशन है, आपके द्वारा किया जाने वाला वर्क उसके उल्टा होना चाहिए। मतलब अगर एक पहलवान है, आप उस पहलवान की ताकत का अंदाजा लगाना चाहते हो तो उसके उलट अपनी ताकत को लगाओ। ठीक है, इसी प्रिंसिपल के ऊपर अब हम चार्जेस के कारण पोटेंशियल पता करेंगे। देखेंगे कि कोई भी चार्ज किसी लोकेशन पर कितनी एनर्जी लगाता है और हमें उसके उल्टा मूव करवाने के लिए अपने चार्ज को कितनी एनर्जी देनी है। ठीक है, लेट अस सपोज एक चार्ज है Q। ठीक है, इस Q चार्ज ने हर डायरेक्शन में अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड फैलाई हुई है। ठीक है, अब ये बताने की जरूरत नहीं है, आपको पता ही है। लेट अस सपोज एक पॉइंट है A और दूसरा पॉइंट है B। इस A पॉइंट पर इस चार्ज ने अपनी कुछ एनर्जी लगाई है, कुछ पोटेंशियल लगाई है। मान लिया जाए वो जो पोटेंशियल इस चार्ज ने इस A पॉइंट पर लगाई है वो VA है। ठीक है, इसी प्रकार इस चार्ज ने यहां पर भी अपनी कुछ क्षमता लगाई है, उसको मैं बोलूंगा VB। ठीक है, अब क्योंकि A वाला जो पॉइंट है ये इसके क्लोज है, तो अगर डिस्टेंस कम हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? तो भाई जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड होती है ज्यादा। तो मतलब यहां पर A वाले पॉइंट पर जो इस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड बनाई जा रही है वो ज्यादा है, और B वाले पॉइंट पर जो इस चार्ज के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड बनाई जा रही है वो कम बनाई जा रही है। तो अगर हमसे कोई पूछे कि A से लेकर B चार्ज तक मैं कोई चार्ज मूव करवाना चाहता हूं, A से लेकर B पॉइंट के बीच में हम कोई चार्ज मूव करवाना चाहते हैं, उसको कितना काम करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको अब हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, बेसिक बात आपको समझ में लग गई। ये हमारा चार्ज है जिसने हर डायरेक्शन में क्या बनाई है? इलेक्ट्रिक फील्ड बनाई है। तो मैं इस चार्ज को नाम दे दूंगा सोर्स चार्ज। ठीक है, यहां पर हमने एक लोकेशन फिक्स कर दी और यहां पर भी एक लोकेशन फिक्स कर दी। इस लोकेशन पर इसके द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड E है, जिसको बोल देते हैं EA। इस लोकेशन पर इस चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो EB है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड कम है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है। ठीक है, अब हमें ये पता करना है कि बताओ A और B के बीच में कितना काम तुम्हें करना पड़ेगा इस चार्ज को यहां तक मूव करवाने के लिए। तो इस बात को बड़ा ही कंफर्टेबली समझा गया है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। अगर तुम किसी भी जगह के ऊपर बेटा पोटेंशियल पता करना चाहते हो तो उस जगह के ऊपर 1 कूलम का चार्ज रखो। उस 1 कूलम के चार्ज को उल्टा मूव करवाने के लिए तुम्हें जितना जोर लगाना पड़ेगा वो उस जगह का पोटेंशियल है। दैट्स इट। ठीक है, मतलब अगर आपको कोई पूछे इस A वाला पोटेंशियल की वैल्यू कितनी है, इस A वाले पोटेंशियल की वैल्यू कितनी है, आप कुछ नहीं करोगे, आप पहले इस A वाले पोटेंशियल पर एक Q0 चार्ज रख दोगे, छोटा सा चार्ज रख दोगे। मतलब ऐसे हम 1 कूलम चार्ज एग्जैक्टली तोल नहीं सकते ना, हम इसको मेजर नहीं कर सकते। ठीक है, तो मैंने क्या किया, इस A वाले लोकेशन के ऊपर एक Q0 चार्ज रख दिया। इस Q0 चार्ज को इसके उल्टा मूव करवाने के लिए मेरे को जो वर्क करना पड़ा वो W वर्क करना पड़ा। ठीक है, तो बेटा Q0 चार्ज के ऊपर W वर्क करना पड़ा। 1 कूलम चार्ज पर कितना वर्क करना पड़ेगा? W अपॉन Q0। ठीक है, तो बेटा ये जो 1 कूलम चार्ज पर हमें वर्क करना पड़ेगा, इस वर्क को हम बोलेंगे पोटेंशियल। ठीक है, बात एकदम क्लियर हो गई। 1 कूलम चार्ज पर जितना वर्क करना पड़ेगा दैट इज बेसिकली द पोटेंशियल एट दैट लोकेशन। ठीक है, इसी तरह से ये मेरे को पोटेंशियल किस चीज की पता लगी, ये मेरे को पोटेंशियल यहाँ की पता लगी। मान लो यहाँ पर जो वर्क करना पड़ा था वो WA था।
ठीक है, तो इसको एडिट करके मैंने WA बोल दिया, तो ये पोटेंशियल भी कितना हो गया, VA हो गया। अब इसी प्रकार अगर B वाली लोकेशन पर मैं आपसे पूछूं कि कितना काम करना पड़ रहा है, आप बोलोगे सर ये जो Q0 आपने यहां रखा था ना, अब की बारी इस Q0 को यहां रख दो। इस Q0 को यहां रखने के बाद इसको जब हमने उल्टा मूव करवाया, मेरे को वर्क करना पड़ेगा WB। क्यों मेरे को WB करना पड़ेगा, WA क्यों नहीं करना पड़ेगा? क्योंकि अब डिस्टेंस ज्यादा हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो गई, तो जोर ये वाला चार्ज इस पर कम लगा रहा है, समझ गए? तो अगर ये वाला चार्ज इस पर जोर कम लगाने लग गया इस डायरेक्शन में, तो मेरे को भी उल्टा वर्क कम करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब की बारी Q0 के ऊपर जो हमें वर्क करना पड़ रहा है वो कितना करना पड़ रहा है, WB करना पड़ रहा है। 1 कूलम चार्ज पर कितना करना पड़ेगा, WB अपॉन Q0। ये 1 कूलम चार्ज पर जितना वर्क करना पड़ेगा ये होगा VB। बात समझ में लग गई? तो हमें पता लग गया यहां का पोटेंशियल कितना है, यहां का पोटेंशियल कितना है। अब कोई हमसे पूछे A और B में मूव करवाने के लिए कितना वर्क करना पड़ेगा, तो मतलब हम क्या समझेंगे, दो पॉइंट्स के बीच में अगर कोई वर्क पूछे तो उसको बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस पूछ रहे हैं। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, जितना वर्क तुम्हें 1 कूलम चार्ज पर करना पड़े एक जगह से दूसरी जगह तक मूव करवाने के लिए, ठीक है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B कितना है, तो बड़ा ही सिंपली आप इसको बोलोगे, जितना वर्क 1 कूलम चार्ज के द्वारा A पॉइंट पर करना पड़ रहा है, 1 कूलम चार्ज के द्वारा A पॉइंट पर जितना वर्क करना पड़ रहा है वो तो VA है, इसको माइनस कर देना है जितना वर्क दूसरे वाले पॉइंट पर 1 कूलम चार्ज के द्वारा करना पड़ रहा है, मतलब VB, उसको हम क्या बोलेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन AB। आई होप सो मतलब आपको एकदम साफ हो गया। एक लाइन में मैं इस सारी की सारी बात को समअप करता हूं, किसी भी जगह पर अगर आपको पोटेंशियल निकालना है तो वहां 1 कूलम चार्ज रख दो, उस 1 कूलम चार्ज के ऊपर तुम्हें जो वर्क करना पड़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के उल्टा मूव करवाने के लिए, दैट इज पोटेंशियल। अब यहां आप ध्यान दो, ये भी प्लस चार्ज था, ये Q0 भी हमारा क्या था, प्लस चार्ज था, तो ये और ये आपस में क्या कर रहे थे, रिपेल कर रहे थे ना। मैंने पोटेंशियल अगर निकालना था तो मैंने इसके उल्टा मूव करवाया, ठीक है। तो बात एकदम साफ है, पोटेंशियल निकालना है तो उल्टा मूव करवाओ। किसको मूव करवाओ, 1 कूलम चार्ज को मूव करवाओ। तुम्हें उल्टा मूव करवाने के लिए जितना काम करना पड़ेगा, दैट इज बेसिकली पोटेंशियल और वर्क डन पर यूनिट चार्ज, ठीक है। तो एकदम बात समझ में लग गई, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B किस प्रकार से निकाला जाता है। अब इसका एक एक्सप्रेशन हम डिराइव करते हैं। भाई मान लिया जाए हमारे पास में एक Q चार्ज है, इस Q चार्ज के कारण हम इस P पॉइंट पर, ये जो P पॉइंट हमने माना है ये इसी की ही फील्ड में माना है, इस Q चार्ज के कारण हम एक P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं, ठीक है। ओके, सॉरी, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, पोटेंशियल निकालना चाहते हैं इस P पॉइंट पर, ठीक है। अगर इस Q चार्ज के कारण हमें इस P पॉइंट पर पोटेंशियल को निकालना है तो इसकी 1 लाइन डेफिनेशन ये है कि किसी भी जगह पर पोटेंशियल निकालना है तो 1 कूलम चार्ज को, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से उस पॉइंट तक लाने के लिए तुम्हें जो वर्क करना पड़ेगा वो होगा उस जगह का पोटेंशियल, ठीक है। अब मान लिया जाए यहाँ पर एक इन्फिनिटी है, ठीक है। मैंने इसके बीच में 2 और पॉइंट्स ड्रॉ कर दिए, एक A पॉइंट है और एक B पॉइंट है, गॉट इट। लेट अस इमेजिन इस Q चार्ज से इस A पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है ना वो x है, और ये B वाला जो पॉइंट है ये A वाले पॉइंट से बहुत ही नज़दीक है। मान लिया जाए ये B वाला पॉइंट और A वाला पॉइंट एक दूसरे से dx डिस्टेंस की दूरी पर है। जिस भी चीज़ को हमें छोटा बोलना हो, जिस भी चीज़ को हमें नज़दीक बोलना हो, उसको हम किससे डिनोट करते हैं, हमेशा dx से डिनोट करते हैं, ठीक है। ओके, ये जो P पॉइंट है जहाँ पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, इस P पॉइंट का इस Q चार्ज से जो डिस्टेंस हमने माना है ये r माना है, ठीक है। बात क्लियर हो गई। तो सबसे पहले हम Q0 चार्ज को इस A लोकेशन पर रखेंगे, ठीक है।
ओके, इस क्यू नॉट चार्ज के ऊपर इस चार्ज के द्वारा जो फोर्स लग रही होगी वो इस डायरेक्शन में लग रही होगी, ठीक है। तो अगर इस डायरेक्शन में फोर्स लग रही होगी F, तो बेटा आपको कितनी फोर्स लगानी पड़ेगी, आपको उल्टी फोर्स लगानी पड़ेगी, और F जितनी ही लगानी पड़ेगी तभी ये चार्ज उल्टा मूव करेगा। बात क्लियर है ना? अगर कोई भी बॉडी के ऊपर इस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है तो तुम्हें भी फोर्स इस बॉडी के ऊपर उल्टी डायरेक्शन में लगानी पड़ेगी, और उतनी ही लगानी पड़ेगी जितनी इस डायरेक्शन में लग रही है, ठीक है। तो अब किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जो फोर्स लग रही होती है वो किसके बराबर होती है? वो होती है जितना चार्ज है, मतलब Q नॉट मल्टीप्लाई बाय कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। तो जो फोर्स हमें निकालनी है वो किसके बराबर है? जो चार्ज हमने रखा मल्टीप्लाई बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, उतनी फोर्स उस पॉइंट पर लग रही है, ठीक है। ओके, फोर्स हमने कैलकुलेट कर ली। अब पता लगवाओ इस Q नॉट चार्ज पर A से B तक मूव करवाने के लिए कितना वर्क करना पड़ा, मतलब वर्क डन इन मूविंग A टू B, ठीक है। अब बेटा वर्क डन का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स कितनी लग रही है? Q नॉट इंटू E। डिस्प्लेसमेंट कितनी की? डिस्प्लेसमेंट की यहां पर हमने dx, समझ गए। अब वर्क डन का फॉर्मूला बेसिकली क्या होता है? Fs cos थीटा, मतलब डॉट को हटाकर cos थीटा भी लगता है। अब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल कितना बन रहा है बेटा? हाँ जी, तो वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज फ्रॉम A टू B। अब ये A टू B ना छोटा डिस्टेंस है, ये छोटा डिस्टेंस है, तो इस वजह से हम पहले छोटे डिस्टेंस का निकाल लेंगे और फिर इंटीग्रेट करके हम इन्फिनिटी से लेकर इस P पॉइंट तक का कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो जैसे ही हमने ये डॉट हटाया, इसके साथ में क्या लगेगा? cos थीटा लगेगा। अब बेटा यहाँ पर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल कितना बन रहा है? मतलब फोर्स तो लगाई जा रही है इस चार्ज के ऊपर इस डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट किधर को हम कर रहे हैं? उल्टी डायरेक्शन में। अगर फोर्स इधर लगे और डिस्प्लेसमेंट इधर हो तो एंगल कितना बनता है? 180 डिग्री। तो बेटा cos 180 डिग्री की क्या वैल्यू होती है? cos 180 डिग्री की क्या वैल्यू होती है? -1, ठीक है। ये बन गया Q नॉट E dx इंटू -1। तो ये हमारे पास में वर्क डन आया dx डिस्प्लेसमेंट करने वाला। तो इस वर्क डन को हम क्या बोल सकते हैं? dw बोल सकते हैं, ठीक है। छोटा सा वर्क डन, छोटी सी डिस्प्लेसमेंट कर रहे, तो फॉर दैट रीजन हमने इस छोटे से वर्क डन को क्या बोला? Q नॉट E dx, और ये माइनस का साइन उठाकर हम इसके आगे रखते हैं। ओके, तो बात अच्छे से समझ में लगती है, ठीक है। फोर्स का एक और भी फॉर्मूला होता है। अगर मैं जनरली आपको बोलूं कि ये Q चार्ज इस Q नॉट चार्ज के ऊपर कितनी फोर्स लगा रहे हैं, तो आप सिंपली कूलम्स फोर्स लगा दोगे ना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट अपॉन डिस्टेंस कितना है इनमें? x का स्क्वायर। बात समझ में लगती है? तो इस Q चार्ज ने Q नॉट के ऊपर जो फोर्स लगाई है वो फोर्स है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट अपॉन x स्क्वायर। अब अगर हमें कैलकुलेट करना है इस पॉइंट का पोटेंशियल, तो बेटा किसी भी पॉइंट का पोटेंशियल क्या होता है? इन्फिनिटी से लेकर 1 कूलम चार्ज को अगर हम एक पॉइंट तक लेकर आते हैं तो जितना वर्क करना पड़ता है वो उस पॉइंट का पोटेंशियल है, ठीक है। तो हमने अभी अभी क्या निकाला? छोटा सा वर्क डन छोटे से डिस्टेंस के लिए। अब हम क्या निकालेंगे? बड़ा वर्क डन बड़े डिस्टेंस के लिए, ठीक है। तो अब बड़ा वर्क डन किसके बराबर होगा? छोटे से वर्क डन के इंटीग्रेशन के बराबर होगा। बात समझ में लगती है ना? और ये छोटा सा वर्क डन किसके बराबर है? छोटा सा वर्क डन हमने ऑलरेडी लिखा था, छोटा सा वर्क डन है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। इस डिस्प्लेसमेंट को छोटी सी डिस्प्लेसमेंट dx आप लिख सकते हो, एंड cos 180 डिग्री को क्या लिख सकते हो? cos 180 डिग्री को -1 लिख सकते हो। तो इस छोटे से वर्क डन को आप क्या लिख सकते हो? इंटीग्रेशन ऑफ -f dx। बात सारी की सारी समझ आती है, ठीक है। ओके, इस फोर्स को हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया है। ये फोर्स वही फोर्स है जो ये चार्ज फील कर रहा है, वो फोर्स है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट अपॉन x स्क्वायर, ठीक है। ये वर्क डन हमारा बन गया, इंटीग्रेशन के बाहर आ गया -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट अपॉन x का स्क्वायर इंटू dx। बात समझ में लग गई, ठीक है। अब अगर आप चाहो तो सारे के सारे कांस्टेंट टर्म्स को बाहर ले लो, तो हमारा क्या बन जाएगा? -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
क्यू नॉट, इंटीग्रेशन के अंदर क्या रह गया 1/x² dx। अब चाहो तो x² को उठाकर आप ऊपर ले जाओ, ये क्या बन जाएगा x⁻²। अब बेटा इंटीग्रेशन दो तरह की होती है, एक होती है डेफिनेट इंटीग्रेशन, दूसरी होती है इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। हम यहाँ पर स्पेसिफाई कर रहे हैं कि हमने चार्ज को इन्फिनिटी से लेकर इस P पॉइंट तक लेकर आना है, तो इन्फिनिटी वाले डिस्टेंस को हम मान लेते हैं इनफाइनाइट, एंड इस P पॉइंट तक के इसके डिस्टेंस को हमने ऑलरेडी मानकर रखा हुआ है R। तो मतलब हम इन्फिनिटी से लेकर R डिस्टेंस तक लाना चाहते हैं, तो मतलब हम पूरा का पूरा ही वर्क डन निकालना चाहते हैं। ठीक है, तो हमारा वर्क डन क्या बना, हमारा वर्क डन बन गया -1/4πε0 Q नॉट इंटू x⁻²। किसी भी चीज की अगर हमें इंटीग्रेशन करनी होती है तो क्या करते हैं, उसकी पावर को 1 इंक्रीज करते हैं एंड इंक्रीज्ड टर्म के साथ डिवाइड करते हैं। मतलब x⁻² के अंदर 1 को ऐड कर दिया और -2 के अंदर 1 को ऐड करके इसके साथ क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। और हमारे पास में अब क्या बना, इन्फिनिटी से लेकर R तक, ये बन गया -1/4πε0 Q नॉट इंटू x⁻², -2 + 1 is -1 डिवाइडेड बाय -1, ब्रैकेट में क्या आ गया, इन्फिनिटी से लेकर R। नेगेटिव टर्म को उठाकर बाहर कर देंगे, ये बन जाएगा पॉजिटिव, एंड हियर वी हैव गॉट 1/4πε0 Q नॉट मल्टीप्लाई बाय 1/x, इन्फिनिटी से लेकर R। पहले अपर लिमिट पुट करेंगे फिर लोअर लिमिट पुट करेंगे, एंड हियर वी हैव गॉट 1/4πε0 Q नॉट इंटू 1/R - 1/∞। ठीक है, अब बड़े अच्छे से आप जानते हो कि 1/∞ हमेशा क्या होता है, 0 होता है, तो इस चीज को कर दिया हमने 0, एंड हियर वी हैव गॉट 1/4πε0 Q नॉट अपॉन R। तो बेटा अभी अभी जो हमने एक्सप्रेशन निकाला ना, ये एक्सप्रेशन को अगर किसी बच्चे ने ढंग से देख लिया कि एक के बाद एक स्टेप किस तरह से मैं करता जा रहा हूँ, तो यही तो स्टेप्स बेटा न्यूमेरिकल्स में करने होते हैं। न्यूमेरिकल्स कोई अलग नहीं है इसके, डेरिवेशन जिसकी मजबूत है, न्यूमेरिकल उसका ऑटोमेटिकली स्ट्रांग होगा, वो हिल नहीं सकता बच्चा न्यूमेरिकल में। ठीक है, अब अभी अभी हमने निकाला क्या, अभी अभी हमने ये निकाला कि किसी Q नॉट चार्ज को अगर तुम्हें इन्फिनिटी से इस P पॉइंट तक लेकर आना है तो कितना वर्क करना पड़ेगा। पर पोटेंशियल तब माना जाता है जब आप Q नॉट चार्ज को नहीं 1 कूलम चार्ज को मूव करवाते हो। ठीक है, तो इस Q नॉट की जगह पे क्या भरेंगे, 1 कूलम भर देंगे। ठीक है, तो छोटा सा एक बॉक्स बनाकर हम केस नोट कर लेते हैं, इफ Q नॉट इज इक्वल टू 1, तो पोटेंशियल क्या बन जाएगा, तो पोटेंशियल बन जाएगा 1/4πε0 Q अपॉन R। अब कुछ बच्चे इसको डिफरेंट वे से भी एनालाइज करते हैं। बच्चे ऐसा सोचते हैं कि सर ये ना वर्क आया है, एंड हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि वर्क डन डिवाइडेड बाय Q नॉट ही तो क्या होता है, पोटेंशियल। तो आप इसको इस तरह से भी कर सकते हो कि अगर इस वर्क डन के नीचे उठाकर आप Q नॉट को ले जाओ तो ये ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगा, पोटेंशियल। ठीक है ना, आपके पास दो चॉइसेस हैं, या तो वर्क डन निकाल के उसके Q नॉट को 1 पुट कर दो तो तुम्हारा पोटेंशियल बन जाएगा, या फिर वर्क डन के नीचे Q नॉट को ले जाओ, वो तुम्हारा पोटेंशियल बन जाएगा। तो विद दिस लेक्चर वी हैव डन विद all the concepts of potential as well as electric field due to a spherical surface। ठीक है, चाहे वो सरफेस शेल हो चाहे वो सरफेस सॉलिड स्फीयर हो, आपको आ गई। किसी भी पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल कैसे कैलकुलेट करते हैं वो आपको आ गया। पोटेंशियल का प्रैक्टिकल एनालिसिस क्या होता है वो आपको आ गया। ठीक है, आज के लिए इतना ही है। ढंग से नोट्स बनाओ, कम से कम इस लेक्चर को 2 बार ही सुनो। ये बातें बिल्डिंग स्टोन्स हैं आपके सारे के सारे फंडामेंटल्स के लिए। पोटेंशियल जिसको नहीं आता, कैपेसिटर उसको नहीं आ सकता, तो पोटेंशियल अपना स्ट्रॉन्ग रखो। ओके, दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।